हेलो एवरीवन। बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा था। इसमें आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं। अब तक हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो सभी को पता है, जैसे हमारे शरीर में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। डीएनए की संरचना में न्यूक्लियोटाइड, फास्फेट समूह सभी होते हैं। इन सभी से मिलकर डीएनए बना हुआ होता है। सभी जीवों का अपना एक अलग ही डीएनए में जो जीन होते हैं उनका क्रम सभी में अलग अलग होता है। यानी कि जो सीक्वेंस होता है उनके लगने का जो क्रम है नाइट्रोजन क्षारकों का, वो सभी जीवों का अपने अलग अलग होता है। लेकिन एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए बच्चों में जो डीएनए होगा, आनुवंशिक पदार्थ है, वो जेनेटिक है। यानी कि क्या है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ है। तो उसमें अपने माता पिता के डीएनए से और बच्चे के डीएनए में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। इन समानताओं का अध्ययन किसकी सहायता से किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से किया जाता है। अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, कैसे ये प्रक्रिया की जाती है? सबसे पहले हम बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज की थी 1985 में एलेक्स जेफ्रिक ने। खोज हम बताएं तो इसकी खोज 1985 में एलेक्स जेफ्रिक ने की थी। यानी कि जो डीएनए होता है उसका हर सीक्वेंस यानी क्रम अलग अलग होता है, लेकिन कुछ डीएनए का सीक्वेंस यानी कि कुछ नाइट्रोजन क्षारकों का जो क्रम है वो बार बार रिपीट होता रहता है। यानी कि एक डीएनए में कई बार वो नाइट्रोजन क्षारक क्रम पाए जाते हैं उसी सीक्वेंस यानी कि उसी क्रम के आधार पर। इसी से क्या किया जाता है, इसी से अगर किसी चाइल्ड की या फिर किसी चाइल्ड की पहचान करनी है कि वो उसके माता पिता कौन है, तो उनके डीएनए से और जो चाइल्ड का डीएनए है उनको मैच करके देखा जाता है कि किस प्रकार से उनका जो नाइट्रोजन क्षारक क्रम है वो कितने प्रतिशत उससे मिल रहा है। 99.9% मिल जाता है, लेकिन 1.1% सबका डिफरेंट होता है। पूरी तरीके से डीएनए मैच नहीं हो पाता। 99% डीएनए सबका मैच हो जाता है। किसका? पेरेंट्स और चाइल्ड का। ठीक है। तो अब इसकी जो टेक्निक है वो कैसे की काम में ली जाती है? सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी? डीएनए सैंपल की, जिसका हमें क्या करना है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें डीएनए के एक निश्चित सीक्वेंस का क्रम का पता लगाने में सहायता करता है। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम डीएनए के जो नाइट्रोजन क्षारक क्रम है उनका सीक्वेंस, उनका लगने का क्रम सभी ज्ञात कर सकते हैं और उसी से पहचान की जा सकती है कई चीजों के लिए। ठीक है। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को खो दिया है, या फिर बच्चे ने माता पिता को खो दिया है, या फिर कई बार क्या होता है कि किसी कारणवश चाइल्ड की जो जेनेटिक पेरेंट्स है उनका पता नहीं चल पाता, तो वो सब कुछ जानकारी हमें किसके माध्यम से मिल सकती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से वो मिल सकता है। ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग इस चीज में किया जाता है। या फिर आजकल जो अपराधों की विज्ञान फॉरेंसिक विज्ञान जो है उसमें भी इस चीज का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। किसी भी फिंगरप्रिंट के माध्यम से, यानी कि किसी व्यक्ति के ब्लड में उसका डीएनए होगा, अगर वहाँ पे कोई अपराध हो जाता है, वहाँ पे कोई ब्लड सैंपल उनको मिलता है, तो उस ब्लड सैंपल के माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक आवश्यक, वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीज है, जिसके माध्यम से काफी चीजों का पता लगाया जा सकता है। तो ये सबसे पहले कैसे किया जाती है इसको देखेंगे हम। तो हमें डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग के लिए सबसे पहले डीएनए खंड की आवश्यकता होगी, डीएनए सैंपल की आवश्यकता होगी। जैसे कि हमने डीएनए सैंपल ले लिया। इस डीएनए सैंपल को कोशिका में से कैसे अलग किया जाएगा? एक ही चीज है हमारे पास जिसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के माध्यम से। इसके माध्यम से डीएनए को कट कर लिया जाएगा और फ्रेगमेंट्स में यानी कि चेंज कर लिया जाएगा।
पढ़ी थी डीएनए की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि। उस विधि द्वारा इस डीएनए खंड को एगरो जेल की जो शीट है उस पर स्थानांतरित किया जाएगा, यानी कि ये एगरो जेल की शीट है। इस शीट पर जो खंड बने हुए होते हैं उनमें इस डीएनए का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि इस डीएनए खंडों को इन ब्लॉक्स में भेज दिया जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन वो सॉरी क्या बोलते हैं एगरो जेल की शीट पर इनको भेज दिया जाएगा। इसी विधि को हम क्या कहेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमको डीएनए के कुछ बैंड्स प्राप्त होंगे लंबाई के आधार पर, यानी कि जो छोटे होंगे वो आगे की तरफ और जो बड़े होंगे वो पीछे की तरफ हमको प्राप्त होंगे, यानी कुछ इस तरीके से हमको बैंड मिल जाएंगे। अब ये जो डीएनए के बैंड हमको प्राप्त हुए हैं, इन डीएनए के बैंड्स को नायलॉन की शीट यानी कि नाइट्रोसेल्यूलोज की जो शीट होती है उस पर ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि हमने किस विधि में पढ़ा था, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हमने ये पढ़ा था। यानी कि अब इसका क्या किया जाएगा, सदर्न ब्लॉटिंग की जाएगी। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या किया जाता है, ये जो डीएनए बैंड बनते हैं इन्हें नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की झिल्ली पर ट्रांसफर यानी स्थानांतरण कर दिया जाता है। ये जो शीट है वो किसकी है, नाइट्रोसेल्यूलोज की। नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पे ट्रांसफर करने के बाद स्थानांतरण के बाद अब इसकी क्या की जाती है, ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। ऑटो रेडियोग्राफी से हमें इससे पहले नाइट्रोसेल्यूलोज पर इसके प्रॉब्स यानी कि पूरक जो डीएनए खंड हैं जो प्रॉब हम काम में लेते हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रॉब लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, चाइल्ड का लिया जाएगा। मान लीजिए हमने पेरेंट्स का यहाँ पे डीएनए सैंपल लिया है तो यहाँ पे हम किसका प्रॉब काम में लेंगे, बच्चे का, जिसका हमें क्या करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होगा, ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज के शीट पर हमको जो डीएनए खंड प्राप्त हुए हैं इन डीएनए खंड से प्रॉब जो है वो जाकर जुड़ जाएंगे। डीएनए प्रॉब जाकर जुड़ जाएंगे और बाकी के जो प्रॉब्स हैं जो कि बाइंड नहीं हो पाया, जिनमें संकरण नहीं हो पाया, उन्हें अलग कर लिया जाएगा और ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसकी पहचान कर ली जाएगी। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, डीएनए का सैंपल लिया। डीएनए सैंपल को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट करके उसको फ्रेगमेंट्स में चेंज कर दिया। फ्रेगमेंट में चेंज करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि करी जो हमने पहले पढ़ ली है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, यानी कि एक एगरो जेल की शीट पर जो खंड बने हुए होते हैं उसमें डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। डीएनए को ट्रांसफर करने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो डीएनए खंड होते हैं वो अपनी लंबाई यानी कि आकार के आधार पर गति करते हैं। जो छोटे होते हैं वो जल्दी गति करते हैं और जो आकार में बड़े होते हैं वो गति धीमी करते हैं। इस प्रकार से गति करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में हमने विद्युत धारा प्रभावित करके आकार के आधार पर डीएनए को प्राप्त कर लिया। डीएनए खंडों को बैंड के रूप में प्राप्त हो गए। अब इन डीएनए जो हम खंड प्राप्त हुए हैं इन्हें नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्टर पेपर पर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, जिसे हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेल्यूलोज पर डीएनए खंडों को ट्रांसफर करने के बाद उसमें प्रॉप्स के साथ उसका संकरण करवाया जाएगा। प्रॉप्स के जो होते हैं वो डीएनए के पूरक होते हैं, यानी कि पूरक डीएनए खंड होते हैं जो उनके साथ जुड़ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन क्षारकों के आधार पर वो उससे डीएनए के खंड से जुड़ जाएंगे।
जिसका डीएनए खंड इसके साथ जितना ज़्यादा मात्रा में जुड़ता है, जो जितनी ज़्यादा बैंड प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि जो डीएनए सैंपल जिस पेरेंट्स का लिया गया है वो चाइल्ड उसका है या नहीं। जितने ज़्यादा मैच होंगे, जितने ज़्यादा अधिक समानता पाई जाएंगी, वही उसका पेरेंट होगा। ठीक है। फिर ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसकी पहचान कर ली इसकी पहचान कैसे की जाती है? ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा यूवी किरणों के माध्यम से इसकी पहचान की जाती है। बैंड का पता लगाया जाता है कि किस प्रकार से कैसे कैसे बैंड बने हैं और कितने प्रॉप्स का जो संकरण है वो डीएनए खंडों से हो पाया है। ठीक है। अब इसको एक बार नोट डाउन करेंगे हम। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज 1985 में एलेक्स जेफरिक ने की। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारों के विशिष्ट अनुक्रम के कारण एक व्यक्ति विशेष को पृथकता से पहचाना जा सकता है। यानी कि विशेष क्रम के कारण जो नाइट्रोजन क्षारक है उनका एक विशेष क्रम होता है जिसकी सहायता से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इस विधि में डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से छोटे खंडों में तोड़कर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से बैंड के रूप में अलग कर लेते हैं। इसके बाद सदन ब्लॉटिंग तकनीक द्वारा एक्सरे प्लेट पर या यूवी प्रकाश की सहायता से पहचान लिया जाता है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। यानी कि अब तक जो हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदन ब्लॉटिंग, उन्हीं का उपयोग इसमें किया जाता है। क्या क्या किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है? किसी भी बच्चे के माता पिता के बारे में पता लगाने में, आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया आदि का शिशु जन्म से पूर्व पता लगाने में, बलात्कार व हत्या जैसे अपराध में अभियुक्तों की पहचान में किया जाता है। इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता चित्रण। इंग्लिश में इसका नेम है मैपिंग रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। इसको शॉर्ट नेम होता है इसका RFLP। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये नेम आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं होता क्या है। जब कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज विभिन्न प्रभेदों या संबंधित जातियों के जीनोमिक डीएनए खंड काटता है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का कार्य क्या है? डीएनए को कट करना एक सीक्वेंस में, यानी कि एक निश्चित क्रम के आधार पर उसको कट करता है ये। ठीक है। तो किसी संबंधित जातियों के जीनोमिक डीएनए खंड को काटना, यानी कि जिससे कि हम किसी का यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं या फिर किसी का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, तो किसी विधि में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तब इस विधि को हम क्या कहेंगे? प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता चित्रण कहेंगे। तो इसे RFLP कहते हैं। इसका क्या उपयोग है? ये जो विधि है वो उसी तरीके से होगी जैसे हमने डीएनए सैंपल लिया, डीएनए सैंपल को लेकर उसके बाद इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट कर लिया, फिर उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, फिर हमने इसकी सदन ब्लॉटिंग द्वारा और उसका डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त किया। ठीक है। तो ये जो इसकी विधि है वो वैसी की वैसी है जैसे अब तक हमने पढ़ी है। तो इसके उपयोग पढ़ लेते हैं। विभिन्न जातीय प्रभेदों के आपसी संबंध निर्धारित करने में, मात्रात्मक लक्षणों की जीन संरचना व कार्य ज्ञात करना। इस विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए काम में ले सकते हैं। इस विधि द्वारा मक्का, चावल, गेहूं आदि के RELP मानचित्र तैयार किए जा चुके हैं। यानी कि जो डीएनए खंड है उसको एक निश्चित साइट से यानी कि निश्चित क्षेत्र से कट किया जाता है, किसकी सहायता से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से। तो उसका चित्रण, किन किन का चित्रण तैयार किया जा चुका है? मक्का, चावल, गेहूं, इन सबका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से जो चित्रण मानचित्र है वो तैयार किया जा चुका है। इस प्रकार हमारा जो चैप्टर नंबर 15 था वो पूरा हो गया है। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।